नमस्कार, मैं त्रिनाथ और ई रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और लॉकडाउन में देश में तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना हम लोग कर रहे हैं। पूरा विश्व परेशान है इस कोरोना वायरस से और ई रेडियो इंडिया बार बार ये कह रहा है कि चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से इस वायरस की उत्पत्ति की गई है और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कब्जाने की नीयति से चाइना की यह प्लान लगातार आगे बढ़ रहा है। चाइना और अमेरिका में अब वार छिड़ने की भी संभावना लगभग तय है। ऐसे में भारत में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी। अपने सुभाष चंद्र बोस जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानने वाली ये पार्टी लगातार पूरे देश में अपने वर्चस्व को कायम कर रही है और पदाधिकारियों का गठन कर रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं और मैं आप सभी लोगों से रूबरू करना चाहता हूं। धर्मेंद्र मलिक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिश्रा जी, जय हिंद। पहला सवाल मेरा ये है, राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी की अवधारणा कैसे अस्तित्व? राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी, देखो अब हमारे देश में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन हमने राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी देश को समर्पित है और राष्ट्रवादी नीति पे हमारी राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी चलेगी और उस पर हमारी काम करेगी। और हमारे जो आदर्श हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, हमारे देश को आज़ादी दिलवाई और सभी वर्गों के लोग उनके साथ थे, न जातिवाद को छोड़ समाजवाद धर्मवाद सब खत्म था। उसी के आधार पर हमारी पार्टी काम करेगी और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और उनके ही पद चिन्हों पे हम, नेताजी के पद चिन्हों पे हम आगे अग्रसर होंगे। पार्टी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, चल रही है। जहाँ पर पूरे देश में तमाम तरीके के लोग, कुछ लोग एससी समाज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग जनरल कैटेगरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जनरल कैटेगरीज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन तमाम पार्टियाँ, मेरा सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि धर्मवाद पर चलती हैं या समाजवाद पे चलती हैं। राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है, इसके पीछे क्या राज है? देखिए मिश्रा जी, इसके पीछे राज ये है, आपने देखा होगा सारी पार्टियां, जैसे आपने बताया कि जातिवाद को लेके, समाजवाद को लेके चलती है और इस पे आगे बढ़ते हुए अपनी सिर्फ रोटी सेकती है और एक मुकाम पाती है। उसके बाद वो लोग गुम हो जाते हैं, जनता को भूल जाते हैं, किसान को, मजदूर को भूल जाते हैं उनकी वोट लेकर के। तो राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी हमारे जो युवा हैं, आज युवाओं को भी कुछ लोगों ने भड़काया हुआ है, वो भी सब नेता बनना चाहते हैं युवा भी बहुत जल्दी, लेकिन अपनी नीति, अपनी पूर्वजों के बारे में कुछ युवा नहीं जानते। तो राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी वह पूर्वजों के बारे में बताती, सरदार भगत सिंह कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी कौन से, सदगुरु कौन थे, किसने तुम्हारे पूर्वजों में तुम्हारे लिए क्या किया, वो अपने पूरा जीवन न्योछावर करके आपको आज़ाद कराने की, आप उनकी जो धरोहर है आज, उनको आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ समझते हुए, सब कुछ करते हुए तो राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी को आना पड़ा और हमारे सब लोगों मिल कर के, आपस में मिल के सब जातिवाद को ख़त्म, बिल्कुल एक इंसानत, सबसे पहले आदमी इंसान है, उसके बाद धर्म है, उसके बाद जाति है, सब कुछ उसके बाद है, पहले एक इंसान है। ठीक, भगवान ऊपर से भेजता है, इंसान भेजता है, कोई धर्म जाति वो बांट के नहीं भेजता, कि लिख के नहीं भेजता वो। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी को जन्म लेना पड़ा और राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी इसी मुद्दे पर ही काम करेगी। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग है वो मज़दूर और किसान है। इसके अलावा जो आते हैं वो हमारे जैसे युवा जो पिछले कई सालों से बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं। तमाम तरीके के लोग जो हमारे जैसे हैं और हमारे इस देश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरीके से। लॉकडाउन ने सबकी परिस्थिति को ख़राब किया। बेशक ही हमारे देश का मुद्दा है जिसमें हम सभी लोग एकजुट हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप लॉकडाउन को लेकर के जो ये परिस्थितियाँ बनी हुई है उस पर क्या सोचते हैं? देखिए मिश्रा जी, लॉकडाउन पे जो परिस्थिति हैं, ये परिस्थिति आज सब जितने भी गवर्नमेंट हमारी आज राज करके चली गई, यूपी की बात करें तो 31-32 साल सपा और बसपा राज कर चली गई और इन्होंने लोगों को यूज किया, लेकिन मजदूर किसान के लिए इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। आज तक किसान के लिए तो कुछ किया नहीं। किसान मजदूर के लिए किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया हो तो बताओ क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया इनके लिए। तो आज इसलिए इनकी दयनीय स्थिति है कि आज जो यूपी का मजदूर झारखंड और बॉम्बे जाता है उसको यहाँ रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं, इन्होंने मजदूर पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने किसानों पे ध्यान दिया। आज किसान हमारा 74 साल से सिर्फ किसान के खेती पर निर्भर है, उसका पेमेंट नहीं मिल पाता, 2-2 साल में पेमेंट आता है, सब कुछ होता है, उनके जो मूल्य है फसल का वो उनका सही नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें आज लॉकडाउन के दौरान इन सब लोगों को, मजदूर को, किसान, आज के समय में मैं आपसे बताऊं तो एक मैं थोड़ा गांव के दौरा करके आया था
आज मजदूर किसान एक इकट्ठा होकर एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है और आ रहा है। और वो मैं तो कहता हूँ किसान मजदूर को इकट्ठा रहना चाहिए। इस सरकार ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, और ऐसे में किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो आत्मनिर्भर है, अपनी खेती से अपनी उपज पैदा करता है और उसी अन्न को खुद खाता है और शहर में रहने वाले लोगों को देता है। शहर में जिन चीज़ों को ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, वही आत्मनिर्भर किसान जो हमारे देश की पहली कड़ी है, वही आत्मनिर्भर ठीक से नहीं हो पाया है। दूसरों की बातें कैसे करेंगे? हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को भूल जाती है कि अर्थव्यवस्था का नाम लेती है। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे देश में 70 से 75% कृषि क्षेत्र है और उसी से हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते, ठीक है। लेकिन किसान कहीं ना कहीं इतना दबा और कुचला ऐसा महसूस कर रहा है आज, क्योंकि उसने सभी गवर्नमेंट को देख लिया। सभी गवर्नमेंट को देखते हुए आज वो अपनी फसल को तैयार करता है, मार्केट में ले जाके देता है, और उसका जो व्यापारी जो क्या बोलते बिचौलिया, गवर्नमेंट के और किसान के बीच के जो बिचौलियाँ हैं, जो खरीदते हैं, मुँह मांगी कीमत उनको नहीं मिल पाती। कह दिया इतने में हम लेंगे, देता हो दो, नहीं तो किसान वापस ले जाओ। मजबूरी में किसान देता है। एक पेन कंपनी बनाती है, एक मोबाइल बनाती है कंपनी, मोबाइल का अपना पूरी कॉस्ट लगा के, मजदूरी टैक्स ये लगा के मार्केट में उतारती है कि मेरा मोबाइल 8,000 रुपये का बिकेगा, वो 8,000 का ही बिकता है। ऐसा किसानों का साथ क्यों नहीं होता कि वो अगर गेहूँ अपनी बोता है, खाद फसल सबको लगा के, जो स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट है जो उन्होंने लागू की है, 50% मूल्य उसमें जोड़ के क्यों नहीं मिलता? क्यों 2006 से रिपोर्ट आई पड़ी है हमारी केंद्र सरकार के पास, क्यों नहीं किसान स्वामी रंगनाथन रिपोर्ट लागू की गई? राजनाथ सिंह ने भी बोला था, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, क्यों कहाँ गए ये सब लोग? सिर्फ पाकिस्तान भारत का नाम लेकर वोट लेने के लिए। इसलिए तो कोई आदमी किसान, जितनी भी सरकार आई है, किसानों पर मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे देश की स्थिति खराब है। इसलिए इस पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हम किसान मजदूर को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं और किसान मजदूर एक मंच पे आएगा और हम इसी को साथ लेकर के राष्ट्रीय समाज पार्टी आगे अग्रसर है। एक और सबसे बड़ा सवाल है महिलाओं और युवाओं को लेकर के, हम कह रहे थे अभी तक, और इसी में बीच में एक मुद्दा जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार का। हमारे लिए तमाम योजनाएं आती हैं और उन योजनाओं को मूर्ति रूप देने से पहले उसके जो कुछ चंद सिक्के हैं वो उछाल दिए जाते हैं मार्केट में। वही सिक्के बाद में जाके भ्रष्टाचार, दलाली और इस तमाम तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, हम कह सकते हैं, वो तमाम तरीके के वर्ड्स का इजाद करते हैं। क्या मानते हैं आप, क्या भ्रष्टाचार नहीं जाने वाला है हमारे खून से? भ्रष्टाचार तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारे ऊपर भ्रष्टाचार गवर्नमेंट हमारे ऊपर हावी रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार जा सकता है, ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लोग ऐसे हैं जो अगर वो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है, उनको देशद्रोही बोला जाता है, ईमानदार आदमी दब के रह जाता है। जब तक हमारी सरकार ईमानदार नहीं होगी, सरकार की नीति साफ नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार ऐसे ही पनपता रहेगा जब तक पैसे ले के लोगों के ट्रांसफ़र करते रहेंगे, पैसे लेके डीएम कमिश्नर बनाते रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा। ये सरकार को ऊपर से ही, जो ईमानदार सरकार आएगी, कोई भी आए आज या कल, उसको ऊपर से ही काम करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। नहीं तो भ्रष्टाचार ऐसे ही पनपता रहेगा और जो ईमानदार लोग हैं उनका शोषण होता रहेगा। ईमानदार लोग भी बहुत हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले IAS नागर हरियाणा से किस लिए आई? वो ईमानदारी का ही उसको प्रमाण है और कुछ नहीं है। आपके मेरठ में कमिश्नर रह के गए थे प्रभात कुमार, इतने ईमानदार आदमी थे, उन्होंने नीचे से ऊपर तक की सबकी पोल खोल दी थी। यहाँ तक कि तुम्हारे गवर्नमेंट, जो आज गवर्नमेंट है हमारे देश में, उनकी पोल खोल दी थी, और जब उनकी पोल खुलने लगी तभी उसको उनका ट्रांसफर करा दिया। तो ईमानदार कहाँ रहेंगे? ईमानदार को शोषण होता है, ईमानदार को देशद्रोही घोषित कर देती है गवर्नमेंट। डॉक्टर प्रभात कुमार को लेकर के एक और बातें सामने आई थी जब वो शिक्षा विभाग में वहाँ पर DG बनाए गए, लखनऊ में बड़ा अधिकारी बनाए गए। उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर के भी तमाम तरीके की अपनी वही चाल और उसी मस्ती में काम किया। अब शिक्षा विभाग को लेकर भी तमाम लोग परेशान हो गए, उनकी शिकायतें होने लगी शासन स्तर पर। एक लास्ट सवाल करके मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। सबसे भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती है जनतंत्र के मामले में, लोकतंत्र के मामले में। ऐसे में इस पार्टी ने तमाम तरीके की जो आप आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर, आखिर क्यों, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी
इस पार्टी ने शुरू से ही, मैं आपसे बताऊं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1936 में जो आरएसएस बनी थी, और आरएस की देन ही भाजपा है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये देश को तोड़ने वाला संगठन है, जोड़ने वाला नहीं है। और वही काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है। इसने लोगों को समाज में बांट दिया, समाजवाद की और जातिवाद की इन्होंने राजनीति करी, हर समाज का अलग अलग नेता बना दिया, हर समाज का अलग अलग नेता बनाने के कगार पर आज देश में इनकी सरकार है। लेकिन मैं कहता हूँ, ये इतिहास गवाह है, जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब उस पर देश नहीं संभला है, देश नहीं संभाला गया। ये बात करते हैं सरदार पटेल की, हैं? उनके आदर्शों पर चलना इनके बस की बात है? उनके आदर्श क्या थे? ये 4000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनवा के सोचते हैं हमने उन्हें काम कर जा रहे हैं। उनके आदर्शों पे चल के दिखाओ सरदार पटेल जी के। मूर्ति तो कोई भी बना देगा, 4000 करोड़ की मूर्ति तुमने वहाँ बनाई, 4000 करोड़ मजदूरों पे खर्च करते, सरदार पटेल जी के आत्मा को शांति मिलती। आगे ये पार्टी मेरे पच्चीनों पे चली, उन्होंने किसान और मजदूर के लिए कितना बड़ा काम किया था, चौधरी साहब के साथ मिलकर, चौधरी चरण सिंह जी के साथ मिलकर कितना बड़ा काम किया था उन्होंने। 563 रियासत थी, जिसमें 3 हमारी अलग थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारी विरासत उन्होंने मिला दी थी। उनके अंदर वो ताकत थी, झोला लेके निकल गए थे वो। इनकी तरह नहीं है जितने ऑफिस में ये बैठे हैं, एसी ऑफिस में। भाई आप तो पूर्व सैन्य अधिकारी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही केंद्र में आई है, सैनिकों के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, तो फिर आपकी गर्मी का कुछ मुझे लगता नहीं ज़्यादा सवाल होना चाहिए। ऐसा है रक्षा बजट मिश्रा जी, या तो आपको नहीं पता या हमें नहीं पता। मैं सबसे पहले बताऊं, 70 सालों में पहली बार सबसे कम रक्षा बजट दिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे कम रक्षा बजट दिया गया है, इससे कम रक्षा बजट आज तक नहीं आया किसी गवर्नमेंट तो कहती है कि ज़्यादा किया, नहीं, सबसे कम दिया, सबसे कम रक्षा बजट दिया इसने। कटौती कर दी, किसी को जग जाहिर नहीं होने दिया इन्होंने, अनाउंसमेंट कर दिया सबसे ज़्यादा दिया, सबसे कम रक्षा बजट है इस गवर्नमेंट का। वो धीरे धीरे पड़ रहा है मुझे और धीरे धीरे हम बदल रहे हैं, ये कहावत शायद चरितार्थ हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ई रेडियो इंडिया को देखने के लिए। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध हैं। eradioindia.com डालकर आप हमारी लेटेस्ट खबरें और नेशनल इंटरनेशनल जगत की तमाम खबरों को देख और सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।